वेलकम बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास द केमिस्ट्री शिक्षा में। आज हम जिन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करेंगे उनमें पहला प्रश्न है कोलरॉश का नियम और उसके अनुप्रयोग। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है, यह हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसकी संरचना और क्रियाविधि क्या है, यह हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा। विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। इसमें लेक्चर 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये लेक्चर 2 है जिसमें इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को समझते हैं। कोलरॉश का नियम क्या है, तो सबसे पहले ये देखें कि कोलरॉश के नियम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखिए, हम जानते हैं किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता, आणविक या तुल्यांकी चालकता कप्पा इंटू वी के बराबर होती है। जहाँ कप्पा क्या है उसकी विशिष्ट चालकता है और वी क्या है, ml में वो आयतन है जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला हो। किसी विलयन की हमने परिभाषाएं पढ़ी हुई हैं पिछले लेक्चर में। आप देखिएगा कि किसी विलयन की आणविक चालकता, विशिष्ट चालकता और आयतन V का गुणनफल होती है, जहां V ml में वो आयतन होता है जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला हो। यदि अब इसको मैं देखूं तो इससे तात्पर्य क्या निकल रहा है कि विशिष्ट चालकता का मान तो जो भी है, यदि मैं विलयन के आयतन में लगातार वृद्धि करती जाऊं तो मुझे चालकता हर बार अधिक मिलती जानी चाहिए। लेकिन जब आयतन बढ़ाए गए तो ये देखा गया कि एक सीमा तक तो आयतन बढ़ाने पर चालकता के मान में वृद्धि होती है, लेकिन एक सीमा के पश्चात आयतन बढ़ाने पर भी चालकता के मान में वृद्धि नहीं होती। उस तनुता को जहाँ तक आयतन बढ़ाने पर चालकता बढ़ रही थी और जिसके बाद उसने बढ़ना बंद कर दिया, उस तनुता को हम कहते हैं अनंत तनुता। तो अब इस अनंत तनुता पर चालकता की गणना कैसे की जाए। जब विलयन के आयतन बढ़ाने पर भी, विलायक की मात्रा बढ़ाने पर भी चालकता बढ़ नहीं रही है, हम यदि आयतन का गुणा करते हैं तो चालकता हमें मिल रही है वो सही नहीं मिल रही। तो इस अनंत तनुता पर आणविक या आयनिक चालकता की गणना कैसे की जाए, ये बताया कोलरॉश ने। कोलरॉश ने किस सन में ये नियम दिया, तो कोलरॉश ने सन 1876 में ये नियम दिया। उन्होंने क्या कहा कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की चालकता 2 मानों का योग होती है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता 2 मानों का योग होती है, जिसमें से एक मान धनायन पर और दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है कि अनंत तनुता पर धनायन की चालकता क्या है और अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता क्या है। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमें अनंत तनुता पर उस विद्युत अपघट्य की चालकता मिल जाएगी। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई विद्युत अपघट्य था AB। जब ये AB वियोजित होगा तो ये AB कैसे वियोजित होगा, तो ये AB वियोजित होगा A+ और B-। अब A+ और B- में वियोजित हो रहा है तो अनंत तनुता पर इस AB की चालकता क्या होगी, तो अनंत तनुता पर A+ की चालकता और अनंत तनुता पर B- की चालकता। अब हर बार सूत्र में केवल एक परमाणु भाग लें यह आवश्यक नहीं होता। हो सकता है हमारा जो सूत्र था उसमें A के X परमाणु थे, B के Y परमाणु थे। जब ये वियोजित होंगे तो ये बनेगा A+ के कितने X और Y किसके बनेंगे, B- के। इसलिए ये X और Y संख्याएं यहाँ सूत्रों के साथ आगे लगा दी जाती हैं। ये आपका हो गया कोलरॉश के नियम का गणितीय रूप। आई होप कि आपको कोलरॉश का नियम समझ में आ गया होगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी विलयन की आणविक चालकता, जो सूत्र के अनुसार हमने पढ़ी है कि किसी विलयन की मोलर या आणविक चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन V का गुणनफल होती है, अर्थात हम V बढ़ाते जाएं तो हमें आणविक चालकता अधिक से अधिक मिलती जानी चाहिए। लेकिन एक निश्चित सीमा तक आयतन बढ़ाने के पश्चात चालकता पर आयतन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस तनुता को हम कौन सी तनुता कहते हैं, अनंत तनुता। और अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की चालकता का मान 2 चालकताओं का योग होता है, जिसमें से एक मान धनायन पर और दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। इसे लिखने का तरीका क्या है, तो आप A+ और B- में वियोजित होता है। A के अणुओं की संख्या X, B के अणुओं की संख्या यदि Y थी, आयनों की संख्या Y थी, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो जैसे आप लिखते हैं पहले तो AB A+ + B-। इन सब के आगे अनंत तनुता लगा दीजिए। AB अनंत तनुता पर AB की चालकता, अनंत तनुता पर A+ की चालकता, अनंत तनुता पर B- की चालकता। जितनी इनकी संख्याएं हैं ये X और Y के रूप में लग जाएंगी। इस तरह ये आपके कोलरॉश के नियम का गणितीय रूप हो जाएगा।
मान लीजिए आपको दिया जाता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत अनुता पर चालकता बताइए, उसका समीकरण क्या आएगा। देखिए एल्यूमिनियम जब वियोजित होगा तो कैसे होगा, एल्यूमिनियम के 2 आयन और सल्फेट के कितने आयन मिलेंगे, 3 आयन। Al3 प्लस SO4 2 माइनस में वियोजित होगा। इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे अनंत अनुता पर Al2SO4 होल थ्राइस की चालकता बराबर अनंत अनुता पर एल्यूमिनियम धनायन की चालकता प्लस अनंत अनुता पर ऋणायन की चालकता। धन आयनों की संख्या कितनी है, 2, ऋण आयनों की संख्या कितनी है, 3। तो ये संख्याएं आगे लगा दी जाएंगी। इस तरह अनंत अनुता पर ये आपको किसकी चालकता मिल जाएगी, एल्यूमिनियम सल्फेट की चालकता प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप आपको कोलरॉश का नियम समझ में आ गया होगा कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की चालकता 2 मानों का योग होती है, जिसमें से एक मान धनायन पर और दूसरा ऋणायन पर निर्भर करता है। अब इसमें आप पूरा बता देंगे कि अनंत अनुता A प्लस या धनायन की चालकता है या ऋणायन की चालकता है, x और y धनायनों और ऋणायनों की सूत्र में संख्या है। अब कोलरॉश के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग हैं उनकी ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर आणविक चालकता की गणना में। देखिए अनंत अनुता पर आणविक चालकता की गणना दुर्बल विद्युत अपघट्य की करेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य की ही आयनन की मात्रा इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे कि कितना प्रतिशत वो आयनित हुआ, और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन स्थिरांक K का मान कैसे हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं ये देखेंगे, और अल्प विलेय लवण की विलेयता इसकी सहायता से कैसे ज्ञात की जा सकती है ये हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर आणविक चालकता की गणना कोलरॉश के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। मान लीजिए हमारे पास एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है CH3COOH। हम जानते हैं ये किसी भी स्थिति में पूर्णतः आयनित नहीं होगा, और कोलरॉश के नियम के अनुसार अनंत अनुता पर इसकी चालकता 2 मानों का योग होगी। अनंत अनुता पर एसीटेट आयन की चालकता और अनंत अनुता पर ही हाइड्रोजन आयन की चालकता, इन 2 मानों का योग होगी आपकी एसिटिक अम्ल की चालकता। तो इन दोनों आयनों की चालकता पूर्णतः, मान लीजिए आपने 100 ग्राम एसिटिक अम्ल लिया है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, आप इसे कितना भी पानी क्यों ना मिला दें ये पूर्णतः वियोजित कभी भी नहीं होगा। तो कैसे हमें 100 एसीटेट और 100 हाइड्रोजन आयनों की चालकता मिले, तो इसके लिए हम प्रबल विद्युत अपघट्यों का उपयोग करते हैं। और वो प्रबल विद्युत अपघट्य हम कौन से लेंगे, तो ऐसे प्रबल विद्युत अपघट्य जो हमें एसीटेट आयन दे दें और जो हमें हाइड्रोजन आयन दे दें। तो एसीटेट के लिए मैंने प्रबल विद्युत अपघट्य लिया सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट जब वियोजित होगा तो हमें एसीटेट आयन देगा। तो सोडियम एसीटेट की चालकता प्लस हाइड्रोजन के आयन के लिए मैंने लिया HCl की चालकता। यदि इन दोनों की चालकताओं को जोड़कर इसमें से जिसकी चालकता ज़्यादा हो रही है NaCl, इसकी चालकता को घटा दिया जाए तो हमें अनंत अनुता पर किसकी चालकता मिल जाएगी, एसिटिक अम्ल की चालकता प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह प्रबल विद्युत अपघट्यों का उपयोग करके हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एसीटेट, सोडियम एसीटेट ये जो वियोजित होगा ये किस में होगा, CH3COO माइनस में, प्लस किस में टूटेगा, Na प्लस में। ये हमें किसकी चालकता मिल गई, सोडियम एसीटेट की चालकता। इसी तरह HCl H प्लस तथा किस में टूटेगा, Cl माइनस में। इसमें से हम किसे माइनस कर दे रहे हैं, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस की चालकता को यदि हम घटा देंगे तो हमें किसकी चालकता मिल जाएगी, CH3COOH की अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात हो जाएगी। यहाँ से Na यहाँ से Cl निकला तो ये दोनों क्या बच जाएंगे, CH3COOH। इस तरह प्रबल विद्युत अपघट्यों का उपयोग करके अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता की गणना की जा सकती है, और इस पर आपको संख्यात्मक प्रश्न भी आते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है कि एक संख्यात्मक प्रश्न हम देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है कि अनंत अनुता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की चालकता की गणना कीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसके लिए आपको अनंत अनुता पर अमोनियम क्लोराइड, अनंत अनुता पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और अनंत अनुता पर NaCl की चालकताएं दे दी गई हैं कि इसकी चालकता 150 है, इसकी चालकता 250 है, इसकी चालकता 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है।
आपको किसकी निकालनी है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो हम कैसे डिसाइड करें कि किसको जोड़ें और किसको घटा दें? तो देखिए, जो दो आयन हमें चाहिए, जिनके पास वो आयन है, उनकी चालकताओं को हम जोड़ेंगे। हमें पहला ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड यदि वियोजित होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की चालकता दो मानों पर निर्भर करेगी, एक अमोनियम आयन पर और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन पर। मतलब हमें ऐसा विद्युत अपघट्य चाहिए जो अमोनियम दे दे, ऐसा चाहिए जो हाइड्रोक्साइड दे दे। तो यहाँ अमोनियम किसके पास है? NH4Cl के पास। तो मैं क्या करूंगी? अनंत अनुता पर NH4Cl की चालकता। OH किसके पास है? NaOH के पास। तो अनंत अनुता पर NaOH की चालकता। इन दोनों की चालकताओं को जोड़ दूंगी। अब किसकी चालकता ज्यादा हो रही है इसमें? NaCl की। तो इसकी चालकता को, अनंत अनुता पर NaCl की चालकता को यदि घटा दिया जाएगा तो हमें किसकी चालकता मिल जाएगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो किसमें वियोजित हो रहा है। जिसमें वो वियोजित हो रहा है वो आयन किसके पास है? उन दोनों की चालकताओं को जोड़ दीजिए। अब क्या ज्यादा हो रहा है? NaCl। तो NaCl की चालकता को घटा दीजिए। तो इसमें 150 प्लस 250 जुड़ेगा -125। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 275। इकाई वही रहेगी क्योंकि आयनिक चालकता है, आणविक चालकता है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरह के आपको न्यूमेरिक इसमें आते हैं कि किसको, किनकी चालकताओं को आप जोड़ें और किनकी चालकताओं को घटाएं ताकि आपको अपने मनचाहे विद्युत अपघट्य की चालकता मिल जाए। तो आई होप ये वाला आपको, पहला वाला कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर आणविक चालकता की गणना में कोलरॉश का नियम हमें किस प्रकार सहायता करता है ये समझ में आ गया होगा। कोलरॉश के नियम ने ही हमें बताया कि अनंत अनुता पर इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता दो मानों का योग होती है। तो हमने उन दोनों आयनों को किसी प्रबल की सहायता से निकाल लिया, जो अधिक हो रहा था उसे घटा दिया। अब हम देखते हैं इसके दूसरे अनुप्रयोग को। दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा की गणना हम कैसे कर सकते हैं ये देखिए। किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा और आणविक चालकता में, आयनन की मात्रा और आणविक चालकता में सीधा संबंध होता है। आयनन की मात्रा और आणविक चालकता में संबंध कैसा है? सीधा संबंध होता है। और वो संबंध क्या है? तो हम मानते हैं कि अनंत अनुता पर जो आणविक चालकता होती है वो अधिकतम होती है। अनंत अनुता पर किसी भी विलयन की आणविक या तुल्यांक की चालकताएं क्या होती हैं? अधिकतम होती हैं। और किसी दी हुई सांद्रता पर इनकी जो चालकताओं का मान है, यदि किसी दी अनंत अनुता पर तो ये अधिकतम हुई, और किसी दी हुई सांद्रता पर, जो सांद्रता हमें दी गई है, दी गई सांद्रता पर जो भी चालकता हमें उसकी मिलती है, इन दोनों का अनुपात यदि निकाल दिया जाए तो उससे हम आयनन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। आयनन की मात्रा को अल्फा से दर्शाते हैं। अल्फा बराबर होता है किसी दी हुई सांद्रता पर चालकता और अनंत अनुता पर चालकता का अनुपात। आयनन की मात्रा और आणविक चालकता या मोलर चालकता में सीधा संबंध है। अनंत अनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है? अधिकतम होती है। और किसी दी हुई सांद्रता पर हम चालकता की गणना कर लेते हैं, और इन दोनों का अनुपात यदि निकाल दिया जाए तो उससे हम किसको ज्ञात कर सकते हैं? आयनन की मात्रा अर्थात अल्फा को। अब देखिए, अनंत अनुता पर चालकता तो हम जानते हैं, अनंत अनुता पर चालकता दो मानों का योग है, जिसमें से एक मान धनायन पर और दूसरा किस पर निर्भर करेगा? ऋणायन पर। तो इसमें से कोई भी रूप लिखकर हम आयनन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, इसमें आप क्या लिखेंगे कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा और आणविक चालकता में सीधा संबंध होता है। अनंत अनुता की बात की जाए तो अनंत अनुता पर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक या तुल्यांक की चालकताएं अधिकतम होती हैं। किसी भी दी हुई सांद्रता पर हम एक चालकता निकालेंगे, उस चालकता और अनंत अनुता पर चालकता का अनुपात जब निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी कि वो विद्युत अपघट्य कितने प्रतिशत आयनित हुआ है। इस तरह आयनन की मात्रा कोलरॉश के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। इसका तीसरा अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन स्थिरांक की गणना में। अब देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन स्थिरांक की गणना हम इसकी सहायता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम मानते हैं कि हमारे पास कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है AB। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, वियोजित होता है A+ और B- में और साम्य स्थापित हो जाता है पूर्णतः वियोजन से पहले। अब हम मानते हैं पहले हमारे पास इसके C सांद्रता थी और 1 मोल में से अल्फा वियोजित हुआ।
जितना ये एक ए बी टूट रहा है तो एक ए प्लस और एक बी माइनस बन रहा है। यदि अल्फा एक मोल में से अल्फा वियोजित हुआ तो अल्फा ही ये बनेगा और अल्फा ही बी भी बनेगा। सांद्रता ए की कितनी हो जाएगी, सी अल्फा, बी की कितनी हो जाएगी, सी अल्फा। हम जानते हैं साम्य अवस्था स्थिरांक में उत्पाद का सांद्रण ऊपर और क्रियाकारक का सांद्रण कहाँ रहता है, नीचे। यहाँ के क्या है, के एक स्थिरांक है जिसे आयनन स्थिरांक या साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं। अब इसकी गणना हम कोलरॉश के नियम से कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ हम के देखें तो ए का सांद्रण सी अल्फा, बी का सांद्रण सी अल्फा और ए बी का सांद्रण सी 1 माइनस अल्फा। अल्फा की गणना हम जानते हैं, अल्फा को हम कोलरॉश के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। किसी दी हुई सांद्रता पर आणविक चालकता और अनंत अनुता पर आणविक चालकता का अनुपात अल्फा है। इस अल्फा को यहाँ से ज्ञात करके इन मानों में यदि हम रखेंगे, सी से सी को कैंसिल कर दें तो के बराबर क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यदि अल्फा का मान हमें ज्ञात है तो वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक की गणना हम कोलरॉश के नियम की सहायता से कर सकते हैं। तो इसके सहायता से के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और अल्फा को कैसे ज्ञात करते हैं, तो दी हुई सांद्रता पर चालकता बटे अनंत अनुता पर चालकता, दी हुई सांद्रता पर चालकता और अनंत अनुता पर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है, आयनन की मात्रा अल्फा। इस तरह हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन स्थिरांक की गणना कोलरॉश के नियम की सहायता से कर सकते हैं। चौथा अनुप्रयोग है अल्पविलेय लवण की विलेयता की गणना में। देखिए, अल्पविलेय लवण जैसे AgCl है, बेरियम सल्फेट है, ये सभी वो लवण होते हैं जो पानी में बहुत कम मात्रा में घुलते हैं। अब बहुत कम मात्रा में घुल रहे हैं और हम पानी की मात्रा कितनी भी बढ़ा दें तो इनके आयनन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए किसी भी दी हुई सांद्रण पर इनकी चालकता हमेशा अनंत अनुता पर चालकता, इन दोनों के मान एक दूसरे के लगभग क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि इन्हें जितना वियोजित होना है ये केवल उतने ही वियोजित होंगे। आयनन पर कोई प्रभाव तनुता बढ़ाने पर पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैसे लवण है, अल्पविलेय। अब ये कितने घुले हैं ये हम कैसे निकालेंगे, चालकता की सहायता से। तो हम जानते हैं किसी दी हुई सांद्रता पर चालकता किसके बराबर होती है, कप्पा इंटू वी के। अनंत अनुता पर चालकता किसके बराबर होती है, तो धन आयन की चालकता प्लस ऋण आयन की चालकता। ये कोलरॉश के नियम का गणितीय रूप है। इन दोनों का योग होती है अनंत अनुता पर चालकता। x और y आयनों की संख्या है। यहाँ कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता। v क्या है, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता। v क्या है, v वो आयतन है ml में जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला है। अब यहाँ से यदि मैं v की गणना करूं तो v बराबर क्या आएगा, ये कप्पा नीचे जाएगा। x अनंत अनुता पर a प्लस की चालकता, y अनंत अनुता पर b माइनस की चालकता। इसके नीचे किसको ले जाएंगे, कप्पा को। इस तरह हम V वो आयतन निकाल लेंगे जिसमें 1 मोल घुला है। मान लीजिए आयतन XYZ कुछ भी आता है, यदि 1 मोल कितने में घुला है, X में, या X में घुले पदार्थ की मात्रा 1 मोल है तो 1000 ml में कितना पदार्थ घुला होगा ये हम गणना कर सकते हैं। इस तरह किसी भी अल्पविलेय लवण की विलेयता इस नियम की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर सुनिए, इसमें आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये याद करने हैं कि अल्पविलेय लवण कौन कौन से हैं। AgNO3, AgCl, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, ये सभी ऐसे लवण हैं जो बहुत कम मात्रा में घुलते हैं। पानी की कितनी भी मात्रा बढ़ा भी दी जाए तो भी इनके घुलने की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जब हम इनकी किसी दी हुई सांद्रता पर चालकता निकालते हैं और अनंत अनुता पर चालकता निकालते हैं तो दोनों के मान बराबर आते हैं। दी हुई सांद्रता पर चालकता कौन से सूत्र से निकालते हैं, तो हम जानते हैं कप्पा इंटू वी। अनंत अनुता पर चालकता कोलरॉश के नियम से। यहां से हम V की गणना कर लेते हैं। V ml में वो आयतन होता है जिसमें पदार्थ का 1 मोल घुला है। यदि V ml में 1 मोल घुला है तो 1000 ml में घुले हुए पदार्थ की मात्रा ज्ञात करके हम उसकी विलेयता की गणना कर सकते हैं। इस तरह ये चारों अनुप्रयोग, चारों चीजों की गणना, चाहे वो आयनन स्थिरांक की गणना थी, चाहे आयनन की मात्रा की गणना थी, चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर चालकता की गणना थी, किसकी सहायता से, कोलरॉश के नियम की सहायता से की जा सकती है। आई होप कोलरॉश का नियम आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी एक अनुप्रयोग आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है या इस पर संख्यात्मक प्रश्न आते हैं। तो संख्यात्मक प्रश्नों में मैंने आपको एक प्रश्न करवाया है, ठीक उसी तरह के न्यूमेरिक्स को आप करके देखिएगा। यदि आपको कोई समस्या लगती है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रश्न को बेहद अच्छे से आपको इस वर्ष तैयार करना है। फिर के नोट्स का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
अब इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और कब ये इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ये हम देखेंगे। तो देखिए, जब भी किसी धातु की छड़ को, हमने किसी धातु की छड़ ली, मान लीजिए ये कॉपर की छड़ है और इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया, या ये जिंक की छड़ थी और हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया। जब भी किसी धातु की छड़ को उसके ही लवण के विलयन में डुबोते हैं तो दो में से एक चीज़ का होना तय है। जिस तरह आप किसी पेपर को, किस परीक्षा को देकर आते हैं, मान लीजिए आप मैथ्स का पेपर देकर आए, तो उसमें से दो में से एक चीज़ तय है, या तो आप उसमें पास होंगे या तो आप उसमें फेल होंगे। दो में से एक स्थिति आएगी ही आएगी, या तो आप उसमें पास हैं या तो आप उसमें फेल हैं। उसी तरह जब हम किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं, तब या तो धातु घुलकर विलयन में आती है छड़ से, या तो विलयन में जो धातु के आयन थे वो जाकर छड़ पर एकत्रित होते हैं। जब धातु घुलकर आयन के रूप में विलयन में आती है, देखिए ये जिंक था छड़ में, ठोस अवस्था में जिंक Zn के रूप में है, घुलकर Zn+2 के रूप में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन छड़ पर रह जाते हैं और विलयन में Zn+2 की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिससे विलयन धनात्मक और छड़ विलयन के सापेक्ष कैसी हो जाती है, ऋणात्मक। तो विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न यही विभांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, मतलब धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन के रूप में आती है, तब इस विभव को हम कौन सा विभव कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव। इसके विपरीत यदि विलयन से आयन इलेक्ट्रॉन लेकर धातु के रूप में छड़ पर जाते हैं, तो विलयन में किसकी संख्या बढ़ती जाएगी, धातु के आयन तो जाते जा रहे हैं धनावेश छड़ पर, सल्फेट क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। विलयन कैसा हो जाता है, ऋणावेशित, और उसके सापेक्ष धातु कैसी हो जाती है, धनावेशित। तब भी दोनों के मध्य एक विभांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभांतर को इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न यही विभांतर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयन छड़ पर जाते हैं, तब यहाँ अपचयन की क्रिया होती है, इसलिए इस विभव को कौन सा विभव कहते हैं, अपचयन विभव। इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन। तो जब त्याग कर धातु आयनों के रूप में विलयन में आएगी तो उस विभव को ऑक्सीकरण विभव, और जब विलयन से आयन छड़ पर एकत्रित होंगे तब उस विभव को कौन सा विभव कहते हैं, अपचयन विभव। सामान्यतः दोनों को कॉमन रूप से कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। तो जब भी किसी धातु की छड़ को उसके ही लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु का घुलकर विलयन में आना या विलयन से आयन का छड़ पर जमा होना, जिससे दोनों के मध्य विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य विभव उत्पन्न होता है, विभांतर उत्पन्न होता है। इसी विभांतर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ऑक्सीकरण होने पर यही विभव ऑक्सीकरण विभव और अपचयन की क्रिया होने पर यही विभव अपचयन विभव कहलाता है। अब यही विभव कब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ये देखते हैं। तो आई थिंक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी कि धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ और विलयन के मध्य उपस्थित विभांतर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव। अब यही विभव कब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, तो यदि हमने तापमान 298 केल्विन कर दिया है, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, और जो विलयन लिया है उसका सांद्रण 1 मोलर है। धातु की छड़ को आपने 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोया है, कितने ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो इस स्थिति में जो भी विभव उत्पन्न होगा उस विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, और यदि वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो मानक ऑक्सीकरण विभव, और यदि वहां पर अपचयन हो रहा है तो उसे मानक अपचयन विभव कहेंगे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता में डुबोने पर उत्पन्न विभव कौन सा विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। किसी भी धातु के लिए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के मान बराबर होते हैं, लेकिन उनके जो चिन्ह होते हैं वो विपरीत होते हैं। ऑक्सीकरण विभव बराबर यदि धन है तो अपचयन विभव आपका कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। मान बराबर होंगे, केवल क्या परिवर्तित होते हैं, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो यदि धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है तो उसे ऑक्सीकरण विभव, और धातु की छड़ पर अपचयन होता है तो अपचयन विभव कहते हैं। किसी एक धातु के लिए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के मान कैसे होते हैं, बराबर, केवल इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित। यही विभव कब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव उसे कब कहते हैं, तो जब विलयन की सांद्रता कितनी ले ली जाए, 1 मोलर, और तापमान कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, तब इस इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से दर्शाया जाता है। E के ऊपर 0, यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो OX, और यदि रिडक्शन हो रहा है तो हम क्या लगा देते हैं, और RED लगा देते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन इसके आधार पर निर्धारित कर लिए जाते हैं। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन विभवों के मान क्या क्या होते हैं। यदि धातु केवल एक है तो मान बराबर होंगे, केवल चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होंगे। यदि अपचयन विभव धनात्मक था तो ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक होगा, और यदि ऑक्सीकरण विभव धनात्मक था तो अपचयन विभव ऋणात्मक हो जाएगा।
देखते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों। किसी भी अर्ध सेल के विभव के, अकेले अर्ध सेल, यदि यहाँ पर ऑक्सीकरण केवल हो रहा हो या केवल अपचयन हो रहा हो और उसके विभव की हम गणना कर लें, ये संभव नहीं है। तो किसी भी अकेले अर्ध सेल के विभव की गणना हम नहीं कर सकते, हम केवल दो अर्ध सेलों के विभव के अंतर को माप सकते हैं। इसे ही हम सेल का क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ की गणना कर सकते हैं हम। इसके लिए हमें यदि किसी अकेले अर्ध सेल के विभव का मापन करना है तो उसके लिए कोई संदर्भ इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। यदि ऑक्सीकरण वाले का निकालना है तो उसके लिए कोई ऐसा सेल चाहिए जो अपचयित हो रहा हो। इसी तरह अपचयन विभव निकालना है तो कोई ऐसा सेल चाहिए, अर्ध सेल चाहिए जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा हो। अब ये ऑक्सीकृत होने वाले की क्षमता ज़्यादा थी कि अपचयित होने वाले की क्षमता ज़्यादा थी, इसलिए इसको ऑक्सीकृत होना पड़ा, या इसकी क्षमता ज़्यादा थी इसलिए इसको अपचयित होना पड़ा, हम इसकी गणना नहीं करते। देखिए एक उदाहरण देती हूँ मैं। मान लीजिए हमें कोई परीक्षा लेनी है और इस परीक्षा का नियम है कि ये एक बच्चे की नहीं ली जा सकती, ये दो बच्चे मिलकर देंगे। अब इन दोनों बच्चों ने मिलकर परीक्षा दी तो इस परीक्षा में अंक आए 95%। तो ये ए के कारण आए हैं या बी के कारण, हम ये गणना नहीं कर सकते। हो सकता है ए की क्षमता ज़्यादा हो सकता है बी की क्षमता ज़्यादा हो। यदि ऑक्सीकरण होने वाले की क्षमता ज़्यादा है, ये अपचयित नहीं भी होना चाह रहा तो इसे अपचयित होना पड़ेगा। यदि अपचयित वाले की क्षमता ज़्यादा है तो इसे ऑक्सीकृत ना हो चाहते हुए भी ऑक्सीकृत होना पड़ेगा। तो इसी तरह यदि हमें ये निकालना है कि ये परसेंट किसके कारण आए, तो मैंने ए के साथ किसी ऐसे बच्चे को बैठाया जिसकी अपनी क्षमताएं बिल्कुल नगण्य हैं। अब यदि 95 मार्क्स आते हैं तो मतलब किसकी क्षमता थी, ये ए की, या हमने ए को ऐसा बैठाया जो बिल्कुल जिसकी क्षमताएं कुछ नहीं थी और उसके साथ बी ने पेपर दिया और 95 आए, तब ये क्षमता किसकी मानी जाएगी, बी की। इसी तरह चूंकि अकेले अर्ध सेल के विभव का मापन नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें दूसरे को एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए एक संदर्भ इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। तो ऐसा संदर्भ इलेक्ट्रोड लिया गया जिसका अपना विभव क्या हो, शून्य हो। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सबसे पहली बात, इसका अपना विभव क्या होता है, शून्य होता है। दूसरी बात, ये दूसरे सेलों के विभव की गणना में सहायता करता है, इसलिए इसे संदर्भ इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तीसरी बात, जब ये एनोड के संपर्क में आता है तो ये कैथोड के समान कार्य कर सकता है। एनोड मतलब सेल का वह भाग जहां ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो सेल का वो भाग जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वहां ऑक्सीकरण होता है, तो उसे, और वो किसके रूप में प्रयुक्त होता है, एनोड के रूप में। हर सेल में दो भाग होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। एक पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर क्या होता है, अपचयन। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो ये जब एनोड के संपर्क में आता है तो कैथोड के समान कार्य करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगता है। और जब ये कैथोड के संपर्क में आता है तो ये एनोड के समान कार्य करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करने लगता है। तो ये दोनों के समान कार्य कर सकता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की विशेषताएं क्या हैं, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपना विभव शून्य होता है, इसलिए जो भी ईएमएफ आता है वो दूसरे का मान लिया जाता है। संदर्भ इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है, इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करते हैं। और तीसरी विशेषता कि ये जब एनोड के संपर्क में आता है तो कैथोड के समान, और जब कैथोड के संपर्क में आता है तो एनोड के समान कार्य करता है, मतलब इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्षमताएं होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। अब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, इसकी संरचना क्या है, ये हम देखेंगे। विशेष बात याद रखनी है कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपना विभव क्या होता है, शून्य होता है। ये संदर्भ इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। ये एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। जैसा हम इसे चित्र में बनाएंगे वैसा ही शब्दों में लिखने पर उसकी संरचना का वर्णन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम प्लेटिनम की एक आयताकार प्लेट लेते हैं। उस प्लेटिनम की आयताकार प्लेट पर, ये किसकी प्लेट है, प्लेटिनम की प्लेट है। प्लेटिनम की प्लेट पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर दिया जाता है। किसका लेप किया, प्लेटिनम ब्लैक का। इसे प्लेटिनम की तार की सहायता से लटकाया जाता है और कांच से बने एक जैकेट द्वारा घेर दिया जाता है। ये जैकेट ऊपरी सिरे पर कैसी होती है, सक्रिय, और निचले सिरे पर फैली हुई होती है। इस जैकेट के ऊपर शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन गैस भेजने की क्या होती है, यहाँ से व्यवस्था होती है। यहाँ से क्या भेजेंगे हम, शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन गैस भेजेंगे। यहाँ पर व्यवस्था होती है ऐसे। ये किसकी तार है, प्लेटिनम का तार है।
हमने क्या किया है, हमने प्लेटिनम का एक आयताकार प्लेट लिया है, उसे कांच की एक उस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप किया है, उसे कांच की जैकेट द्वारा घेर दिया गया है। इस जैकेट के ऊपरी भाग में शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन गैस भेजने हेतु व्यवस्था होती है। जहां तक ये तार अंदर है ये प्लेटिनम का होता है, बाह्य परिपथ से जोड़ने हेतु इसे कॉपर का कर दिया, क्योंकि ये संदर्भ का कार्य करेगा, इससे दूसरा अर्ध सेल जुड़ेगा, तो दूसरे अर्ध सेल से जोड़ने के लिए ये तार किसकी कर दी जाती है, कॉपर की। अब इसे एक बीकर में डुबोया जाता है। इस बीकर में पहले से 1 मोलर सांद्रता वाला HCl या H2SO4 भर दिया जाता है। कितने सांद्रण वाला, 1 मोलर सांद्रण वाला HCl या H2SO4 भर देते हैं और इस पात्र को जो हमने उपकरण बनाया था इसे इसमें डुबो देते हैं। अब यहाँ से शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ये प्लेटिनम ब्लैक इस हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करता है और अधिशोषण तब तक चलता है जब तक विलयन में उपस्थित H+ आयन और हाइड्रोजन आयनों के मध्य साम्य स्थापित ना हो जाए। इस तरह आपके पास 1 मोलर सांद्रण इसका और 1 मोलर सांद्रण हाइड्रोजन का, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के रूप में, दोनों हो जाते हैं। ये आपका सेल तैयार हो गया। अब देखिए, जब ये एनोड की भांति कार्य करेगा तो एनोड मतलब हम जानते हैं जहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो देखिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? हाइड्रोजन के पास एक थे, एक पहले त्याग चुका है, तभी वो धन में बदला है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन गैस जो है, जो प्लेटिनम ब्लैक पर अधिशोषित है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+ में बदलती है और एनोड की भांति कार्य करती। तो H2 H+ में परिवर्तित होगा और इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, ये जो गैस है। जब ये कैथोड की भांति कार्य करता है, कैथोड का समान जो कार्य करता है, कैथोड में क्या होता है, अपचयन। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तब ये वाला भाग जो आयन विलयन में है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदलते हैं, हाइड्रोजन में परिवर्तित होते हैं, हाइड्रोजन गैस में। इस तरह ये एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। जब भी किसी सेल का हमें सेल विभव निकालना होता है तो सेल विभव के लिए ये सूत्र होता है, ई का किसी भी सेल का मानक सेल विभव जो होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड में से हम किसके विभव को माइनस कर देते हैं, एनोड के विभव को माइनस कर देते हैं, तो हमें सेल का ईएमएफ मिल जाता है। अब मान लीजिए आपके पास किसी सेल का ईएमएफ आपको मिला, उसमें हाइड्रोजन कैथोड की भांति कार्य कर रहा था, तो कैथोड वाला विभव 0 हो जाएगा और वो जो विभव आएगा, जो ईएमएफ आएगा, वो किसका आएगा, एनोड का। इसी तरह यदि आपका हाइड्रोजन एनोड का काम कर रहा था तो एनोड वाले में आप क्या रखेंगे, मान लीजिए जैसे कॉपर और हाइड्रोजन को जोड़ा गया और सेल का एक भाग हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया और दूसरी तरफ इससे क्या जोड़ दिया, कॉपर को जोड़ दिया, और इससे जब सेल विभव की गणना की गई तो ये 0.34 मिला। अब कॉपर किसका कार्य करेगा, वहां पर कैथोड का। कॉपर कैथोड का कार्य करता है और Cu+2 आयन लेकर Cu में बदलते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर, तो हाइड्रोजन आपका एनोड का काम कर रहा होगा, ये वाला विभव 0 हो जाएगा। इसलिए ये जो विभव आया आपका, ये किसका हो जाएगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव होगा। जितने भी वोल्ट आया उतना विभव आप किसका मान लेंगे, कॉपर का। इस तरह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके हम सेल के इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर लेते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए इसे। इसमें प्लेटिनम की एक आयताकार प्लेट लेते हैं, उस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर देते हैं, इसे प्लेटिनम की तार की सहायता से लटकाया जाता है, कांच के एक जैकेट द्वारा घेर दिया जाता है। ये जैकेट ऊपरी सिरे पर सक्रिय और निचले सिरे पर फैली होती है। जैकेट में ऊपरी भाग में शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने हेतु मार्ग होता है। जब तक ये तार जैकेट के अंदर है, प्लेटिनम का होता है, बाह्य परिपथ से जोड़ने हेतु इसे कॉपर का कर दिया जाता है। इस पूरी युक्ति को एक बीकर में डुबोया जाता है जिसमें पहले से 1 मोलर सांद्रता का HCl या H2SO4 भरा होता है। अब इतना करने के पश्चात हम शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन गैस को तब तक प्रवाहित करते हैं जब तक दोनों के मध्य साम्य स्थापित नहीं हो जाता। दोनों के मध्य साम्य स्थापित होने पर अतिरिक्त हाइड्रोजन बुलबुलों के रूप में निकलती है। जैसे ही ये अतिरिक्त हाइड्रोजन निकलना शुरू होती है, मतलब हमारा सेल तैयार हो गया, दोनों के मध्य साम्य स्थापित हो चुका है। जब ये एनोड की भांति कार्य करता है, इसमें दोनों हैं, विलयन में H+ आयन और प्लेट पर हाइड्रोजन। एनोड
के भांति कार्य करते समय इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो हाइड्रोजन गैस जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके H+ में बदलती है। जब ये कैथोड की भांति कार्य करता है मतलब इस पर अपचयन होता है, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, तब ये वाला भाग जो विलयन के आयन हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन में बदलते हैं। इसकी सहायता से हम किसी भी सेल के EMF की गणना कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। तो जिस भी धातु को इससे जोड़ा जाएगा, यदि ये एनोड की भांति कार्य कर रहा है तो एनोड पर विभव शून्य रखा जाएगा, और यदि ये कैथोड की भांति कार्य कर रहा है तो कैथोड पर विभव शून्य रखेंगे। मान लीजिए हमने कॉपर को लिया 298 केल्विन पर, कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर आयन के विलयन में लेते हैं और उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर में इसका विभव पढ़ने पर हमें कितना मिला, वो 0.34 वोल्ट दर्शा रहा है। तो इस स्थिति में कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो कॉपर किसका कार्य कर रहा है, कैथोड का, और जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड, तो एनोड वाले विभव को शून्य मानेंगे। ये जो विभव आया आपका ये कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ इन तीनों प्रश्नों को लर्न कीजिए। इनके नोट्स PDF के लिंक के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इनके नोट्स के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इन 3 प्रश्नों को आज ही याद कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है वो इस वीडियो को देखकर केमिस्ट्री को इजी वे में समझकर तैयार कर सकें और परीक्षा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। मैं अपनी तरफ से बहुत आसान शब्दों में आपको रसायन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वो बच्चे जिन्हें केमिस्ट्री टफ लगती है उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो आसानी से इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझकर याद कर सकें। जिस लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है इसी लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स आपको PDF के लिंक के रूप में दिए जा रहे हैं। तो इन्हें समझिए और उन नोट्स से इसको याद कीजिए और अपनी कॉपी में इसे लिख कर ज़रूर देखिए ताकि हमें परिणाम अच्छे से अच्छे मिले। Okay students, I am waiting for your best result. Please like, share and subscribe my channel और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।